सिलेबस क्या होता है इसका, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एमसीआरसी का। एक बात कही जाती है एमसीआरसी को लेकर के कि यहाँ इंग्लिश मीडियम का आपका बैकग्राउंड रहा है या फिर इंग्लिश आपको आती है तभी आपका एडमिशन हो सकता है, अदर किसी लैंग्वेज में आपकी पकड़ है अगर इंग्लिश में नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई, आपके मार्क्स से एंट्रेंस होता है और क्वेश्चन वगैरह कहाँ से आते हैं? क्या एमसीआरसी में एडमिशन पाने के लिए बैकग्राउंड मीडिया का होना ज़रूरी है क्या, और ये इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं? इंटरव्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक बार में 7-8 लोग बैठे होते हैं, दाएं क्वेश्चन चल रहा होता है, कोई पोर्टफोलियो से उठा रहा है। पैनल का होता है वहाँ पर? वहाँ मैं जब बैठा था तो 7 लोग थे। क्योंकि आप एमसीआरसी का पार्ट बन चुके हैं, एमसीआरसी से बड़े बड़े लोग निकले यहाँ से और बहुत दुनिया वाले के नाम कर रहे हैं। एक नाम शाहरुख खान का भी आता है, तो कहने के थोड़ा सा प्राउड भी होता होगा कि भाई शाहरुख खान जैसे लोग हमारे इस ब्रांच से इस कोर्स से पढ़ के गए हुए हैं। जो बच्चे एमसीआरसी में आने वाले उनके लिए क्या कर रहे हैं, कोई कदम उठाएं आप? तैयारी शुरू करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, आप अगर राइटिंग सही से कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप अगर रिटन क्लियर नहीं करते तो इंटरव्यू वगैरह पोर्टफोलियो वगैरह तो सोच ही नहीं सकते। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस इंटरव्यू में मैं बात करने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के एमसीआरसी यानी मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के बारे में, एमसीआरसी के एंट्रेंस के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में और प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेटजी कौन सा अपनाएं जिससे हम आसानी से एमसीआरसी का हिस्सा बन सके, पार्ट बन सके, उसका स्टूडेंट बन सकें। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एमसीआरसी के नए नवेले स्टूडेंट हम्माद। तो हम्माद से हम बात करेंगे कि एमसीआरसी के बारे में। हम्माद, सबसे पहले आपका स्वागत है आज़ाद सोच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का। एमसीआरसी के बारे में बताइए कि आप एमसीआरसी का प्रिपरेशन कैसे किए थे एंट्रेंस के लिए? कोई ख़ास नहीं है, अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग है तो आई थिंक वहाँ से सारी चीज़ें मैटर करता है कि आप कितना क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, वही सब कुछ मैटर करता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू की चीज़ें वो कहीं ना कहीं राइटिंग से डिफरेंट होता है। तो हमारे हिसाब से जो ऑल अबाउट है एमसीआरसी एंट्रेंस की अगर बात करूँ तो वो क्रिएटिव राइटिंग है। ये एमसीआरसी के एंट्रेंस पर आएंगे, प्रिपरेशन पर आएंगे, ये मुझे बताइए कि सिलेबस क्या होता है इसका, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एमसीआरसी का? कोई वैसा सिलेबस नहीं है। आप मीडिया में है तो ऑब्वियसली मीडिया में जितनी सारी चीज़ें चल रहे हैं वो फिल्म से रिलेटेड हो सकता है, टीवी सीरियल से रिलेटेड हो सकता है, ओटीटी से रिलेटेड हो सकता है, थिएटर से रिलेटेड हो सकता है, या करंट में कोई भी इशू है उससे रिलेटेड हो सकता है। ऑल ओवर मतलब जो चीज़ें आपके आसपास चल रही है उससे रिलेटेड हो सकता है। कोई किताब वगैरह पढ़े हो, कोई गाइड लिए हो, कहीं से कोई क्लास लिए हो? नहीं, मैं वैसा मतलब ना तो कोई गाइड लिया ना तो कोई किताब लिया हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लोग लेते होंगे, मुझे नहीं पता। आई थिंक इसके लिए एमसीआरसी के लिए कोई प्रॉपर बुक तो नहीं है। एक बात कही जाती है एमसीआरसी को लेकर के कि यहाँ इंग्लिश मीडियम का आपका बैकग्राउंड रहा है या फिर इंग्लिश आपको आती है तभी आपका एडमिशन हो सकता है, अदर किसी लैंग्वेज में आपकी पकड़ है अगर इंग्लिश में नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई, अब तो आप एमसीआरसी का पार्ट बन चुके हैं। मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो एमसीआरसी के बाहर एक हवा बना दिया गया हुआ है कि अगर आपको एमसीआरसी जाना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैं भी जब मिलता था लोगों से तो वही बोलते थे कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश पे काम करो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जिन चीज़ों में मैं पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मेरी राइटिंग हिंदी में होती है ऑलमोस्ट, और उसको मैंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव किया है, तो मैं उससे हट के फिर ये मास कॉम के लिए इंग्लिश में जाऊँ, पता चले फिर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, तो ये मुझसे नहीं हो सकता था। तो मैंने ये सोचा कि मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, मैं हिंदी में अच्छा कर सकता हूँ, तो उसको और अच्छा करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा कि इंग्लिश की वजह से या लैंग्वेज बैरियर हो जाए यहाँ पे, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। चाहे वो इंटरव्यू की बात करूँ, चाहे मैं राइटिंग की बात करूँ। पहली बात, अगर मेरी राइटिंग उस लेवल की नहीं होती तो मैं इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं बुलाया जाता। अगर इंटरव्यू में उस लेवल का नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे एडमिशन में जो सिलेक्टेड लिस्ट होते हैं वहाँ मेरा नाम नहीं आता। तो मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हिंदी में किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन वगैरह वहाँ एंट्रेंस का जो आता है, जब पेपर दे रहे थे आप रिटन का, तो क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है? क्योंकि ये बहुत छोटा सा डाउट है, लेकिन बहुत सारे लोग का ये बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं लेकिन वो चाहते हैं कि एमसीआरसी का पार्ट बनो, तो उनके मन में डाउट होता है। इतनी इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को समझ सको। लेकिन लिख सकते हैं ना हिंदी में लिख सकते हो, उर्दू में भी लिख सकते हो आप। अच्छा, हाँ, लेकिन इतनी समझ इंग्लिश की ज़रूर होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दे सको। कितने मार्क्स से एंट्रेंस होता है और क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से आते हैं? आपको मैं बता दूं कि वहाँ जो रिटन पार्ट होता है 20 एमसीक्यू होते हैं, फिर उसके बाद में आपका होता है 180 का रिटन वाला पार्ट होता है, जिसमें 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो लेंदी होता है, स्टोरी टाइप का होता है, मतलब 60 मार्क्स का इस बार कर दिया था। पिछले वो पहले होता था वो 40 मार्क्स का, इस बार हम लोग जब पेपर दे रहे थे तो वो 60 मार्क्स का था। तो उसमें 2 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे और उसके बाद 30 नंबर के 6 क्वेश्चन थे हमारे पास। सीधे ये सिंपल था। और उसके बाद 20 एमसीक्यू थे तो 200 का हो गया। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो है, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो सारा ओवरऑल जो एग्ज़ाम होता है एमसीआरसी वो 300 का होता है। और कट ऑफ जो जाती है 160 आसपास ऐसा है। ये जनरल का 160 जाता है। तो आप क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बता दिए, ये पोर्टफोलियो के बारे में बताइए, पोर्टफोलियो क्या होता है?
पोर्टफोलियो ओवरऑल आपने ऑब्वियसली एमसीआरसी में जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है, तो वो ग्रेजुएशन वाला जो टाइम पीरियड है या उससे पहले आपने ओवरऑल करा क्या है। अगर एमसीआरसी मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता आपने क्या काम किया हुआ है, उस सारी चीज़ों का एक ब्यौरा होता है जिसको आपको सबमिट करना पड़ता है और उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, तो क्या एमसीआरसी में एडमिशन पाने के लिए बैकग्राउंड मीडिया का होना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, लेकिन काम उससे रिलेटेड होना चाहिए। कोई मैंने देखा है टूरिज़्म वाले बच्चों को कि उनके फील्ड में मतलब यूट्यूब वगैरह पे उसने काम करा हुआ है, रील्स वगैरह बनाए हुए हैं, क्रिएटिव फोटोग्राफी करा हुआ है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो मतलब क्रिएटिव जितने भी वस्तु है वो सबको यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अच्छा, और ये इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं? इंटरव्यू वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो पोर्टफोलियो होती है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एराइज हो रहे होते हैं और एक बार में 7-8 लोग बैठे होते हैं, दाएँ क्वेश्चन चल रहा होता है, कोई पोर्टफोलियो से उठा रहा है, कोई आपसे इंट्रोडक्शन ले रहा है, वहीं से आपके बैकग्राउंड से। पैनल क्या होता है वहाँ पर? वहाँ मैं जब बैठा था तो 7 लोग थे। 7 लोग? हाँ। ये ऑनलाइन होती है इंटरव्यू, ऑफलाइन होती है? मेरा जो हुआ है ऑनलाइन हुआ है, बाकी इससे पहले के लोगों का ऑफलाइन हुआ था। इंटरव्यू का नाम सुन करके कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन दिल में आता है हर किसी स्टूडेंट को, और ख़ासतौर से करियर का सवाल होता है जब आपका एडमिशन को लेकर के होता है। तो कितने तरह का इंटरव्यू होता है और थोड़ा डिटेल में बताइए इसके बारे में कि क्या क्या सवाल आया था? नहीं, ऐसा ना कि जब आप इंटरव्यू के लिए होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम ना मतलब बीच नदी में जा चुके हैं, अब यहाँ से हमको पार करके किनारे पे जाना है, ऐसा वाला सीन होता है। तो वहाँ पे बहुत हर मतलब जो भी बंदे का इंटरव्यू कॉल होता है वो बहुत हाथ पैर मार रहा होता है अपना, तो उसमें आपको बेस्ट होना होता है क्योंकि 150 लोगों का इंटरव्यू कॉल होता है, उसमें से 100 लोग चले जाते हैं, 50 लोग रह हाँ, तो मतलब 1/3 जो लोग हैं वो रह जाते हैं। तो वहाँ पे जो होता है इंटरव्यू में वो जानना चाहते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे मेरा बहुत सारा वर्क था जो कि अच्छी जगह पे पब्लिश था, मैं मतलब फिल्म वगैरह से, सॉन्ग वगैरह से रिलेटेड था, तो वो उस पर क्लिक कर रहे थे, लिंक वगैरह मैंने दिया था, तो करके देख रहे तो कह रहे ये तो इतने व्यूज़ चले गए, है ना, आप इंडस्ट्री में क्यों नहीं चले जाते, स्ट्रगल क्यों नहीं करते। तो वो बार बार मुझे ये कह रहे थे कि एमसीआरसी इज़ नॉट बेस्ट फॉर यू, मतलब आप जाओ, हाँ वो स्ट्रगल करो, जाओ आप इंडस्ट्री में। तो मैंने उनको इस बात का यकीन दिलाया कि नहीं, एमसीआरसी इज़ बेस्ट फॉर मी, मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है, मैं बहुत सारी, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। तो फिर वो बोले क्या कमी है बताओ। तो यानी कहीं ना कहीं जो आप जवाब दे रहे हो उसका काउंटर आंसर आपके पास में होना चाहिए, है ना, ऐसा सीन है। तो वहाँ पे जो भी आप बोलो बहुत सोच समझ के बोलो, और हमारे हिसाब से तो इंटरव्यू में जाने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो आप पोर्टफोलियो सबमिट किए उससे रिलेटेड A to Z आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं सबका क्लियर होना चाहिए। और याद रखें कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं फिर उससे भी अगर कोई क्वेश्चन एराइज होता है तो आपको उसका आंसर होना चाहिए। चूँकि आप एमसीआरसी का पार्ट बन चुके हैं, एमसीआरसी से बड़े बड़े लोग निकले यहाँ से और बहुत दुनिया वाले के नाम कर रहे हैं, एक नाम शाहरुख खान का भी आता है, तो कहने के थोड़ा सा प्राउड भी होता होगा कि भाई शाहरुख खान जैसे लोग हमारे इस ब्रांच से, इस कोर्स से पढ़ के गए हुए हैं। मुझे ये बताइए कि जो बच्चे अभी एमसीआरसी का पार्ट नहीं बने हैं और वो इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो चाह रहे होंगे एक उम्मीद भरी निगाहों से कि हमारे सीनियर है, होने वाले सीनियर, ये हमारे लिए क्या हेल्प कर सकते हो। तो आप जो बच्चे एमसीआरसी में आने वाले उनके लिए क्या कर रहे हैं, कोई कदम उठाएं आप? बिल्कुल, मैं मतलब यूजी में जब था, मेरा ग्रेजुएशन जामिया से, ये मास मीडिया, तब से मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से मेरे कोचिंग चल रहे हैं। यूजी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे हैं और मतलब अलग अलग कोर्स में वहाँ बच्चे आपको सिलेक्ट मिलेंगे, मास मीडिया हो चाहे जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। उसी तरीके से मेरा ऑब्वियसली अगर मैं मास कॉम में आ गया तो मास कॉम के तीनों कोर्स जो है उसका भी मेरा, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट भी वो हुआ था। अच्छा, डेवलपमेंट भी मेरा हुआ था और सीजे में मेरा नहीं हुआ था। बाकी मैंने तीनों फॉर्म डाले थे, सीजे में छोड़ के दोनों में मेरा हो गया था। आई थिंक यहाँ 4 या 5 जो भी वेटिंग है मेरा डेवलपमेंट में। तो हम लोगों ने जिस तरीके से स्टूडेंट इन्फो के थ्रू कोचिंग चला रहे यूजी से रिलेटेड, उसी तरीके से मास्टर में ये कोर्स भी अब इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस साल से इंशाल्लाह। अच्छा, जो बच्चे अभी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, स्क्रीन के उस तरफ हैं, आपको उस तरफ देख करके बोलना है उनके बारे में, वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एक उम्मीद भरी निगाहों से, कैसे गाइड करना चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंस पर 2-4 बातें बताना चाहें उनको कि किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा अगर आपको मिल जाता है कि गाइड करने वाला, तो उसका आप हेल्प लो। अगर कोई नहीं मिलता है तो बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल किए हुए हैं इस पे काम, तो आप उन इंटरव्यूज़ को देखो, जो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू करो। तैयारी शुरू करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, आप अगर राइटिंग सही से कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप अगर रिटन क्लियर नहीं करते तो इंटरव्यू वगैरह, पोर्टफोलियो वगैरह तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग जितनी अच्छी होगी आपकी, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप जितना हो सके अपने राइटिंग पे काम करें, डेली कम से कम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व करो, जितनी क्रिएटिव स्टोरी क्रिएट कर सकते हो उतना करो, इमेजिनेशन जितनी अच्छी कर सकते हो अपनी उतनी अच्छी करो, ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी करो। आई थिंक इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये जितनी चीज़ें, ये मेरा मतलब बैकग्राउंड जो रहा है थिएटर रहा है ना, और मैं FTI वगैरह के लिए भी पेपर दिया था, है ना, फिल्म एंड टेलीविज़न। तो वहाँ से मेरी इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन जो रिलेटेड
स्टोरी क्रिएशन की, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो मैं सबसे यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन को बहुत मतलब उस पर बहुत ज़्यादा काम करो। ये 1-2 दिन में नहीं आएगा, या इसके लिए कोई हाँ धीरे धीरे आएगा, और इसके लिए कोई मूल मंत्र नहीं है जो मतलब कोई बंदा आपको बता देगा। इसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप जितना हो सके उतना राइटिंग करो। अब जितना राइटिंग करोगे, बड़े मोटे से मोटे कॉपी को, मैंने आई थिंक मुझे याद है मैंने 40 या 45 दिन पहले से लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं 5-6 दिन पहले मैंने अपना पेपर दे के आया था FTI वाला। उसके बाद मैंने 6-7 दिन का गैप लिया था। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि हाँ मास कॉम वाला पेपर भी हमारा, तो 45 दिन बचे थे, तब मैंने लिखना शुरू किया था। इतने मोटे मोटे से कॉपी थे जिसमें मतलब लिखना शुरू, बस हाँ लिखना, बस ये नहीं सोच रहा कि क्या लिख रहा हूँ, बस लिखते रहना है। और ये लिखने के बाद सिर्फ छोड़ नहीं देना उसको पढ़ता भी था। उसमें जो गलती होती थी उसको हाईलाइट किया, और उसको नेक्स्ट टाइम नहीं करते थे, है ना। या मैं अपनी स्टोरी को मैं अपने दोस्त के साथ में शेयर करता था, है ना, 2 लोग मिलकर हम तैयारी करते थे, मैं अपनी स्टोरी को शेयर करता था, तो उसमें वो जो कमी लगता था उसको वो सही करते थे। तो आपके पास भी अगर उस तरीके का दोस्त है कि मास कॉम का तैयारी करने वाले हैं, तो उसके साथ में आप ज़रूर बॉन्डिंग बना के रखें, उस तरीके से आप तैयारी शुरू करें। अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप हमारे पास आइए, हम लोग इसी तरीके से मीडिया से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसकी हम लोग तैयारी कराते हैं। हमाद, आप MCRC का पार्ट बन चुके हैं। मैं आपकी मुस्तकबिल के लिए खूब सारी दुआएं देता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे जो ऑडियंस देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उसको काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। आप हमसे बात की इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।